नमस्कार, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विजय फिजिक्स। आईआईटी जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, क्लास 11th फाउंडेशन बैच के प्रिय विद्यार्थियों, सेंटर ऑफ मास का ये एक्सलेंट टॉपिक पर वीडियो बनने चल रहा है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हर लेवल के प्रॉब्लम को तोड़ने। सेंटर ऑफ मास टॉपिक से लोगों को जो डर है, जो हल्का फुल्का फोबिया है, उस फोबिया को रिमूव कर देगा। आप इस टॉपिक को इतने अच्छे से सीख जाएंगे और बच्चे की प्रॉब्लम और बच्चों के जो प्रॉब्लम होंगे उनको आप खुद सॉल्व करना चाहेंगे। सेंटर ऑफ मास टॉपिक पर बात करने से लोगों में हल्का सा भय, थोड़ा सा डर लगता है, वो फोबिया को फीलिया में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, पूरा टॉपिक आपका। चलिए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। वो बड़ी बड़ी हाई फाई बातें जिसको लोग पढ़ते पढ़ते ऐसा सेट करते हैं कि स्किप करके निकल जाते हैं, वो भारी भरकम चीजें छूटने न पाए। जहां से क्वेश्चन कंपटीशन में राइज होते हैं, उस चीज को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बिल्कुल ग्राउंड से, एकदम टॉप तक पहुंचते हैं, बॉटम टू टॉप। हर लेक्चर की अपनी एक खासियत है, इसको भी बिल्कुल उसी अंदाज से पढ़ना है और प्रयास ये रहेगा इस एक ही लेक्चर में पूरे सेंटर ऑफ मास को एकदम समेट लिया जाए, पूरा कंक्लूजन आपकी मुट्ठी में पहुंच जाए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। सेंटर ऑफ मास रोटेशन का ही टॉपिक है, काफी दिनों से पेंडिंग में था काम। आज इसका शुभ मुहूर्त है। सेंटर ऑफ मास ये पढ़ना है। पहले मोटी मोटी बात सुन लीजिए, ढेर सारी बातें जो कहने की हैं उसको खाली ऐसे सुन के ऐसे उड़ा दी। उसमें जो क्रीम मटेरियल होगा, जो हम लोगों के लिए एकदम बेहद फायदेमंद होगा, उसको चुरा के रख लें। बस यही पढ़ने की स्टाइल है। खाना जैसे खूब ढेर सारा बनता है, लेकिन उसमें से काम भर की चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर हम लोग अपना काम बना लेते हैं। बस उसी तरीके से आइडियलिटी कुछ और है, आदर्शवादिता। ढेर सारी लंबी चौड़ी बातें, लेकिन उसमें से क्रीम क्रीम चीजें जिसको आपको जरूर से जरूर सीखना है, और एग्जाम भी उसको पूछता है, उसको पसंद करता है उस लाइन को। वो चीजें हम आपको फाइंड आउट करने चल रहे हैं। सेंटर ऑफ मास बॉडी के, पहले देखिए कितना जबरदस्त स्टेटमेंट होने जा रहा है। सेंटर मीन्स वही पॉइंट से रिलेटेड है, बिंदु से रिलेटेड। तो सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र देहाती बोलते हैं, ये ऐसा पॉइंट है जिस पर होल सोल, पूरे बॉडी के मास को आप अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। सच्चाई नहीं इसमें। फॉर डिस्कसिंग या फॉर डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम या रेस्ट या फिर मोशन, आप रेस्ट या मोशन को डिस्कस करने के लिए बड़ी सी भारी भरकम बॉडी हो, दो बॉडी हो, तीन बॉडी हो, जैसे कहीं मधुमक्खी का छत्ता हो, उसमें हजारों में मधुमक्खियां बैठी हों, एक ऐसे कंकड़ मारा जाए सब ऐसे तमाम डायरेक्शन उड़ रही हों। पूरे होल सोल सिस्टम का डिस्कशन करना, एक साथ में वन बाय वन स्टडी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लिया जाए तो बहुत आसान बन जाता है। सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल कॉन्सेप्ट है, सच्चाई नहीं है। सेंटर ऑफ मास क्या है? ऐसा पॉइंट है जो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर पड़ सकता है। अजीब बात, बॉडी के अंदर ही नहीं, बॉडी के बाहर भी पड़ सकता है। जहां पे मटेरियल बिल्कुल नहीं, वहां भी पॉइंट को माना जा सकता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है? हमारा सेंटर ऑफ मास एकदम स्वस्थ है, हिस्ट पुष्ट है, हमारे पास भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, दोनों पैर हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, और हम ऐसे स्टैंडिंग मोड में खड़े हैं, बिल्कुल हाथ ऐसे अगल बगल करके। हमारा सेंटर ऑफ मास नेवल पर होगा, नाभि पर। सेंटर ऑफ मास कैसे समझेंगे? यही है सेंटर ऑफ मास। अगर पता लग जाए तो उस पॉइंट से एक धागा, एक मजबूत सा स्ट्रिंग, कोई रस्सी बांध करके उसको हैंग कर दिया जाए, बॉडी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ठहरती है, किसी तरफ रोटेट नहीं करेगी, एकदम वेल बैलेंस रहती है, यानी टार्क मेंटेन होता है, नेट टार्क जीरो, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बैलेंस होता है। ये सीधी सीधी बात जो अभी बोले हैं कि उस पॉइंट से बांध करके अगर हैंग करने की सुविधा है, हैंग कर दीजिए, आप लटका दीजिए, तो बॉडी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ठहरेगी। जैसे नेवल में पकड़ करके क्या उठाएंगे, कैसे आप उठाएंगे? तो आदमी चिल्लाने लगेगा, परेशान हो जाएगा। हाँ, एक तरीका बता रहे हैं, पीछे गत्ता लकड़ी ले लीजिए, प्लाई ले लीजिए, मोटी सी प्लाई, अपने साइज के, पूरे हाइट के इक्वल एक प्लाई ले लीजिए, पीछे कमर में बांध लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए, उसी को सेट करके ऐसे आप खड़े हो जाइए, और एक मजबूत सा लेदर का बेल्ट यही नेवल के पोर्शन पर, नेवल के सीधे में ऐसे बांध लीजिए।
जो नाभि है, और उस बेल्ट को, लेदर के बेल्ट को पकड़ के उठाएंगे। अच्छा, लकड़ी पीछे लगी है तो आपको उठाया जाएगा तो आप उसी पर लेट जाएंगे आराम से, हाथ पैर लटकने की सुविधा नहीं है, एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोड में आप ठहरेंगे। और उसको हैंग कर दिया जाए, ऐसे सीधे तराजू की तरह उठा लिया जाए, छत में किसी मजबूत पॉइंट से अटैच कर दिया जाए, तो बॉडी एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। जैसे कोई लंबी सी राड है, कोई छड़ है, या बम्बू पोल है, बांस की डंडी, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? हो गया, जहां पर उंगली लगाई है, जहां पर एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ठहरे वही है। तो यूनिफॉर्म अगर राड है, मोटी पतली नहीं, एकदम एक समान मोटाई की है, तो एकदम बीच में होगा, वहां पर एसिमिलिटी का है, हॉरिजॉन्टल ठहरेगी। अब धीरे धीरे आइडिया बन रहा है सेंटर ऑफ मास पर। और डंडी है जो बम्बू पोल वाला, मोटी पतली, इधर मोटा इधर पतला है, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तब भाई देखिए, एग्जैक्ट मिड में तो नहीं होगा, लगभग मिड जैसी ये है, तो मिड से थोड़ा इधर ज्यादा मास जो है यहाँ पर होगा इसका काम। मिड वाले से जो ज्यादा मास है उस तरफ शिफ्ट किया रहता है सेंटर ऑफ मास। चलिए, सेंटर ऑफ मास फिर से, ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? एकदम नेवल पर। और अगर कोई पीटी कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, ऐसे हाथ करके झुक जाए, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तब हवा में आ जाएगा, बाहर निकल आएगा। आपकी नेवल बाहर निकल नहीं आएगा, घबराइए मत, चिंता मत, चिंता नहीं करना कि नेवल बाहर आ गया। जब स्टैंडिंग मोड में दोनों हाथ बगल बगल ऐसे होंगे साइड वाइज, तो आपका सेंटर ऑफ मास नेवल पर होगा। और किसी अन्य पोजीशन में, अदर मोड में होंगे, तो सेंटर ऑफ मास वेरी करता है, यानी बॉडी के शेप पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास। अब समझ में आया धीरे धीरे। चलिए, सेंटर ऑफ मास क्या है? ये थियोरेटिकल एक पॉइंट है, प्योरली हाइपोथेटिकल, पर कल्पना भर है। इक्विलिब्रियम या मोशन को डिस्कस करने के लिए इस पॉइंट का जिक्र किया जा रहा है, बस। एब्सोल्युटली इसका कोई अपना इंपॉर्टेंस नहीं। चलिए, सीखा जाए। ये पॉइंट लेन देन करने वाला नहीं, ये पॉइंट ले लीजिए। जैसे सेंटर ऑफ मास क्या है कि बॉडी के अंदर या बाहर ऐसा पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का होल सोल मास आप कंसंट्रेटेड, या उस पर पूरा मास बैठा है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा नहीं कोई पॉइंट को तौला जाएगा तो उतना आ जाएगा, माना जा सकता है हर पेन पेपर वर्क प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे नेवल का मास, किसी नेवल का मास निकाला जाए तो नेवल का मास पूरे बॉडी 50-60 किलो मास उतना नहीं होगा, लेकिन माना जा सकता है प्रॉब्लम को डील करने के लिए, इक्विलिब्रिया और मोशन को डिस्कस करने के लिए। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कहें कि जैसे कोई राड सरिया ऐसे जमीन पे पड़ी है, तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी भाई। mgh होता, हाइट कुछ है ही नहीं, जमीन पे लेटा है। अच्छा, इस राड को खड़ा करते तब बताइए, इस राड को खड़ा करने, इसका मास m था, लेंथ l था, वही राड यहाँ खड़ी हो जाए तो क्या होगा? अब क्या करते हैं, अब कौन सी हाइट लिया जाए? 1 इंच तो ग्राउंड को छू रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे अपनी पृथ्वी माता है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के टच में है, तो बताइए कौन सा हाइट? ये वाला हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, सबसे ऊंचाई वाला हाइट, टोटल ये ले लें। तो इसी सब प्रॉब्लम को, टेक्निकल प्रॉब्लम को, क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम का अजम्पशन किया गया। तो आप कौन सा लेंगे? काम की हाइट लेंगे। सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर? L/2, पूरी लेंथ L है, क्या आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी? mg × L/2, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। समझिए एक बात, राड को थोड़ा तिरछा कर दे, हल्का सा तिरछा, ये 30 डिग्री एंगल पर, पूरा मास m है, लेंथ l, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आपको इससे सेंटर ऑफ मास की हाइट लेनी है, ये वाली हाइट लेनी है, और ये कितनी डिस्टेंस है पता होगी आपको? ये तो आधा है, L/2 पर होता है काम, लेकिन L/2 का हाइपोटेनस बन रहा है, ऐसे तिरछा वाला बन रहा है, तो सामने वाली साइड निकालेंगे, साइन लग जाएगा, L/2 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, यानी h की वैल्यू हो गई L/4। क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी? mg L/4। माने तमाम अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। अभी सेंटर ऑफ मास टॉपिक पे नहीं है, उसका एप्लीकेशन धीरे धीरे समझा दे रहे हैं, क्यों पढ़ा जाए। जैसे आप वेलोसिटी वगैरह सीखे, वेलोसिटी निकालना, देखिए ये जिगजैग कोई बॉडी, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कोई टुकड़ा है पत्थर का, कोई पहाड़ का टुकड़ा है, अब ये बॉडी यहाँ पर ऐसे आ गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब बताइए कितना डिस्प्लेस किया, वेलोसिटी बताइए, अगर ये 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक खिसकी है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट बताइए, वेलोसिटी बताइए, ढेर सारी बातें आप। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? यहाँ और यहाँ के बीच की गैप, ये डिस्प्लेसमेंट, एकदम दूर यहाँ और एकदम दूर यहाँ वाला, ये डिस्प्लेसमेंट, या एक दूर एक नजदीक, ये डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट लिया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। बॉडी, अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है?
दोनों पॉइंट के बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस कौन से लिए, बॉडी तो भारी भरकम हो गई ना। ऐसे प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए काम हम लोग अचीव करते हैं। इस बॉडी का पूरा मास ही यहाँ काम कर रहा है, यही सेंटर ऑफ मास। तो बाद में सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, ये आपके लिए डिस्प्लेसमेंट है। यस, डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो टाइम डिवाइड करिए, ले जाइए वेलोसिटी वगैरह सब मिलने लगे। तो समझिए, कुछ कुछ बातें पता हो गई। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना सीखा जाएगा। सेंटर ऑफ मास को पहले ही डिफाइन करते हैं, पहली लाइन में जोरदार डेफिनेशन। सेंटर ऑफ मास कैसा पॉइंट है, बॉडी के अंदर या बाहर कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा पॉइंट है जिस पर होल सोल मास को अज्यूम कर सकते हैं, उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, ऐसा माना जा सकता है। किस लिए? फॉर डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन। लिख लीजिए, पॉइंट लाई inside or outside a body. Point lie inside or outside a body at which whole mass can be considered. किस लिए? फॉर डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ बॉडी। ये तो इसकी व्यवहारिक डेफिनेशन हो गई, क्वालिटेटिव डेफिनेशन। ये अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझिए। बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस्ड अबाउट काम। बॉडी काम के अबाउट हमेशा बैलेंस रहती है। दैट इज, इसकी मैथमेटिकल मीनिंग समझिए। उस पॉइंट से जितने भी बॉडी में मास हैं, उस पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से मास की डिस्टेंस और मास का प्रोडक्ट, मास की डिस्टेंस, अगले वाले पार्टिकल के डिस्टेंस और उस पार्टिकल का मास, m इंटू r1, m2 इंटू r2, इस तरह के, माने पार्टिकल का मास और पार्टिकल की डिस्टेंस उस सेंटर ऑफ मास से आप प्रोडक्ट करके ऐड करते जाइए और साइन कन्वेंशन में ध्यान दीजिए कौन किस तरफ रोटेट करना चाहता है। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे उनको पॉजिटिव साइन, जो क्लॉकवाइज उस पॉइंट की बाउंड घुमाना चाहे उसको नेगेटिव साइन, ऐसा रखते जाइए। ओवरऑल जो अलजेब्राइक सम होगा वो जीरो आएगा, गायब। बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस अबाउट काम, दैट इज मोमेंट ऑफ masses of all particles about काम बी जीरो। इसकी मैथमेटिकल मीनिंग ऑप्शन क्लिक करने में काम देता है। m इंटू आर क्या है? पार्टिकल का मास, पार्टिकल का डिस्टेंस, लेकिन सिग्मा लगा दिए तो सबका सम हो गया, अलजेब्राइक सम, और ये जीरो आता है। सिग्मा m r इक्वल टू जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को आप x से रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा mx इक्वल टू जीरो। जिस लेटर से लिखिए, m क्या है? पार्टिकल का मास। ये चीजें हो गई। एक छोटा सा पॉइंट जिसको नहीं पढ़ना है उसको सीख लेते हैं। अभी सेंटर ऑफ मास ऐसे पढ़ करके ऐसे दबा दे रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है, लगभग मिलता जुलता, जिसको नहीं पढ़ना उसको जल्दी से पढ़ के छोड़ देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मिलता जुलता टर्म, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको जरा समझिए।
तो फिर सेंटर ऑफ मास पर ही आएंगे, लंबा डिस्कशन होगा। ग्रेविटी काग लिखते हैं, COG। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मास, सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा अंतर है। बॉडी उसके अबाउट भी बैलेंस रहती है, इसके अबाउट भी बैलेंस रहती है। हाँ, उसमें केवल मास का ही कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसमें वेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली किसी एक जगह आप काम कर रहे हैं, एक लेबोरेटरी में, एक जगह टेबल बैठ कर चेयर पर कोई चीज आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी कमरे में है, तो वहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही चीज है, दोनों कोइंसाइड करती है। लेकिन आपकी स्टडी लार्ज हो जाए, बहुत हाई क्वालिटी की थिंकिंग है, आप एक मास को अर्थ पर रख रहे हैं और एक को मून पर रख करके सोच रहे हैं, फिर उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं, तब वेरी करेगा। कोई छोटा मोटा फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, गेंद है, सर्किल है, डिस्क है, साइकिल है, आदमी है, हाथी घोड़ा जहाज है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होगा। लेकिन बहुत बड़े हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा हाइट का कोई ऑब्जेक्ट, जैसे पहाड़ है, पठार, माउंटेन, उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस है उसको समझ लीजिए, बाकी सेंटर ऑफ मास ही पढ़ना है। कभी कभार गलती से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग मिस करते हैं, आप वही वाला जवाब दीजिएगा, हल्की सी जो डिफरेंस है उसको अलग कर दे रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, जैसे हाई एल्टीट्यूड, इसको एग्जांपल से समझा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक होता था पहले, लेकिन ये भी कट गया है आईटी के सिलेबस से। फिजिक्स में हल्का फुल्का कभी डिफरेंस की टाइप कहा जाता है। हाई एल्टीट्यूड का ऑब्जेक्ट है माउंटेन, पहाड़ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जहां से लगभग मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल पॉइंट पर लगभग होना चाहिए, दिस बी द काम। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये अर्थ के करीब होगा, थोड़ा सा नीचे होता है, दिस बी द काग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे होता है माउंटेन का, सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है। देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, जैसे यम मास है, ये भी यम मास है, दोनों मास इक्वल है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एक डंडी से जोड़े हैं, प्लास्टिक की कोई हल्की सी लकड़ी की डंडी है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ठीक मिड में। आपको यकीन नहीं है तो इसी मिड पॉइंट को पकड़ करके धागे से बांध दीजिए, दोनों एकदम डंबल की तरह एकदम हॉरिजॉन्टल एकदम लटकते रहेंगे, कोई ज्यादा डाउन ज्यादा अप नहीं होगा, एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लटकेंगे। यही ठीक मिड वाला पॉइंट इसका काम है, इसमें काम। लेकिन ऐसे प्लेस पर ये रखे गए हैं कि ये वाला मास जो है यहाँ पर ग्रेविटी की इफेक्ट जी काम कर रहा है, और ये जो मास है यहाँ पर ग्रेविटी की इफेक्ट 2g काम कर रहा है, 3g काम कर रहा है, माने जी से ज्यादा है, g/2 काम कर रहा है, g/10 काम कर रहा है, माने दोनों प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट है। याद रखिएगा, जिधर ज्यादा जी की वैल्यू रहेगी उस तरफ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाएगा, एग्जैक्ट मिड में नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। ये यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा इस तरफ, जिधर जी की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इस कंडीशन में भी सेंटर ऑफ मास नहीं है। याद रखिए, सेंटर ऑफ मास से जी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जी से लेना देना है। जिधर जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाता है। जैसे पहाड़ी है तो हाइट पर, ऊंचाई पर जाने पर जी की वैल्यू में गिरावट आती है, ड्रॉप करता है जी की वैल्यू, तो ऊपर जी की वैल्यू कम है, नीचे ग्राउंड के करीब में जी की वैल्यू ज्यादा है, जिधर जी ज्यादा हो उसी करीब में होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हो गया। चलिए अब सेंटर ऑफ मास पर आते हैं। 8-10 एग्जाम्पल लिखते हैं जो पूरे टॉपिक को एक साथ ऐसे समेट लेगा, पूरा कंट्रोल कर लेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सॉरी सेंटर ऑफ मास का लीजिए। काम ऑफ सम important bodies,
पहले कुछ रटवाने वाला काम करते हैं, याद कराने वाला, फिर सिस्टमेटिक उसका फार्मूला देते हैं। पहले याद कर लीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन तोड़ना सीखिए, फिर कैसे आता है उस कैसे के जवाब भी दिखाते हैं, जिससे टफ से टफ हाईएस्ट क्वालिटी की जो भी आई इरोडो या वर्मा जी की बुक के जो प्रॉब्लम है उनको भी आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर। तो टेक्निक पे आते हैं। राड है, यूनिफार थिन राड, पतली छड़ है लेकिन यूनिफार्म, यूनिफार्म माने इक्वल लेंथ का मास इक्वल हो, यानी मोटी पतली ना हो, एक ही मटेरियल की बनी हो, वही यूनिफार्म, समान मोटाई की हो। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एकदम मिड में, ठीक बीच में, यही होता है काम। मास यम है, लेंथ यल है, तो मास से कोई मतलब नहीं, सेंटर ऑफ मास में मास से कोई मतलब नहीं, केवल उसकी डायमेंशन से ही मतलब होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा? जैसे इस इंड से कितनी डिस्टेंस है, इसको बोल दे रहे हैं सेंटर ऑफ मास को एक्स सी एम। एक्स सी एम की वैल्यू हो जाएगी जस्ट मिड में, मिड पड़ रहा है बस वही है। और सेकेंड, रेक्टेंगुलर फ्रेम या लैमिना। फ्रेम मतलब समझते होंगे, 3 राड लेकर के वेल्डिंग करके जोड़ दीजिए, बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए उसका। या कोई चादर हो, प्लेट काट लीजिए पराठे वाले शेप में, यानी चादर हो, लैमिना हो, उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में वो सॉरी रेक्टेंगुलर फ्रेम या लैमिना है जी, हम तो ट्रायंगुलर बता रहे थे। रेक्टेंगुलर जैसे हमारा बोर्ड है, इस टाइप का कोई प्लेट हो तो उसको लैमिना बोलेंगे। और 4 राड लेकर उसको कार्नर कार्नर कनेक्ट कर दिए, वेल्डिंग कर दिए, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम हो गया। फ्रेम में अंदर मास नहीं रहेगा, लैमिना मास रहेगा। लैमिना प्लेट एक ही चीज है। तो रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये दिखा दे रहे हैं आपको, यही होता है। 2 डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल को मिला दीजिए, दोनों डायगोनल को मिलाएंगे, फिर बनाएंगे, जहां दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वही आपके लिए काम की पोजीशन होगी। कहां पर होता है काम? एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स ये। तीसरा, ट्रायंगुलर, पराठे वाले शेप में, त्रिभुज के आकार में, ट्रायंगुलर फ्रेम या लैमिना, ट्रायंगुलर फ्रेम या लैमिना। ट्रायंगुलर का कहां होगा? चाहे 3 राड ले लीजिए, चाहे इस शेप में कोई प्लेट काट लीजिए, चाहे जो, तो हर कार्नर से फ्रंट वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। जैसे ए बी सी तीनों कार्नर हैं, तो बी सी की मिड पॉइंट ये हुआ, इसको मिला दीजिए। ए सी की मिड पॉइंट यहां है, इसको मिला दीजिए। मिड पॉइंट मतलब जैसे सिंगल कटिंग, सिंगल कटिंग, ये इसका नाम चलिए डी रखिए, इसका नाम ई रखिए। ये डबल कटिंग, डबल कटिंग मानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ये जो एडी है ना, इसको कहते हैं मीडियन, माध्यिका कहते हैं। बीई है, ये मीडियन है। बीई किस वर्टेक्स जा रही है? बी से। किस साइड को डिवाइड कर रही है? एसी वाली बाधा कर रही है। तो किसी वर्टेक्स से फ्रंट वाले साइड के मिड पॉइंट मिलाया जो जाता है, लाइन जो बनती है, वो मीडियन बोला जाता है। कोई 2 मीडियन आप ड्रा कर लीजिए, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज नथिंग बट काम, वो काम ही है और कुछ नहीं। यानी मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, काम कहाँ होता है? अच्छा, मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को कम शब्दों में सेंट्रॉइड कहते हैं। एट द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड या पूरा नाम लेना है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन,
ये केवल ऐसे मौके मौके बोल देना है, इस पर क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे। ये तो नंबरिंग करने के लिए, जैसे ज्यादा लगे कि ज्यादा सीख रहे हैं इसलिए ऐसा लिखवा देंगे, एक बार में याद भी हो गया। टेक्निकल चीजें जिस पर क्वेश्चन बनते हैं अब धीरे धीरे सामने आएंगे। फोर्थ, सर्कल हो, रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, ये चीजें गोल मटोल वाली चीजें जितनी भी हैं, चाहे 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन। स्फीयर 3D है, सर्कल डिस्क 2D है। इन सब का सेंटर ऑफ मास, इनका अपना सेंटर ही होता है, इसका अपना सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। कहां पर? अपने सेंटर पर, एट इट्स ओन, माने अपना ओन सेंटर। ये पांचवा, 5th पॉइंट। अगला है कंप्लीट वाले में कोई बहुत मजा नहीं, उसका अपना सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन जब आधा हो जाएगा तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। कोई छोटा सा पार्ट होगा तब तो बहुत बड़ी क्वालिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग, डिस्क नहीं रिंग, डिस्क वाला भी होगा, उसका दूसरा आंसर आता है ये। केवल राड को शेप में मोड़ दिया, धनुष के शेप में आधा सर्किल बने। ये यहाँ कोई मटेरियल थोड़ी है, तो केवल मिला रहे, खा देखिए एकदम सेम ही है, आधा है। सेंटर इसकी रेडियस जैसे आर है, कैपिटल आर, तो सेंटर से कुछ हाइट पर होता है। यहां पर ये है आपकी काम, कितनी हाइट पर होता है ये x जैसे निकालना है। h की वैल्यू लिख दे रहे हैं 2r/पाई, या x cm लिख दें, या आप कहें नहीं सर वर्टिकल है कर दीजिए y cm लिख दें, जो मन करे। कुल मिलाकर सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होता है 2r/पाई। किधर होता है? सिमेट्रिकली ठीक ऊपर। अगर ऐसे इस तरह से है तब सिमेट्रिकली ठीक दाहिनी तरफ है, यहां पर होगा। ये होगा काम आपकी, तो समझ रहे हैं आप, जिधर मटेरियल है सेंटर से उसी तरफ कितने डिस्टेंस पर, 2r/पाई डिस्टेंस पर काम की पोजीशन होती है। इसको याद की रहिए, अभी कैसे आता है उस कैसे का भी जवाब देंगे हम। अभी केवल जल्दी जल्दी डाटा को मन में फीड कर रहे हैं, इससे सवाल लगा। छठा, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क ऐसे। अब इसमें पूरा मटेरियल है, यहां भी मटेरियल, पूरा अंदर मटेरियल है, पूरी प्लेट है। देखिए जगह जगह स्क्रैच करती है। स्क्रैच कहाँ हो सकता है? जहां मटेरियल वहीं स्क्रैच कर सकते हैं। चलिए ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, ये यहां पर काम की पोजीशन, काम यही कहीं होगा, ये यही पॉइंट जो हाईलाइट की। तो कितनी हाइट पर कितनी डिस्टेंस होगा सेंटर से सिमेट्रिकली, तो ये लिख दे रहे हैं 4r/3पाई। इसको जरूर याद करिए, बहुत कम लोग इसको याद कर पाते हैं। 4r/3पाई। सेवेंथ वाला तो सचमुच में बहुत टॉप लेवल का है, यही 5वें से ही स्टार्ट है, 5वें से ही इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट है जिसको दिमाग में बैठाना है। 7वां वाला बहुत तगड़ा है, बहुत हाई है। 7वें वाला एनुलर सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। एनुलर मीन्स बीच में से कुछ मटेरियल गायब है, डिस्क ही है वो भी आधी डिस्क, आधी डिस्क है, और पूरी डिस्क है कंप्लीट, मतलब सेमी डिस्क है लेकिन पूरा है। इसमें से एक छोटी सी डिस्क काट के निकाल ली जाए, ये जैसे काट के निकाल ले रहे हैं, निकालेंगे तो ये गायब कर दे, ये पूरा हवा आ गया, सेंटर है।
अब मटेरियल केवल यहाँ यहाँ है, मटेरियल केवल यहाँ यहाँ है। इसकी रेडियस, इनर रेडियस है R1 और इसकी बड़े वाली की रेडियस है R2। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा? R2, R1 और R2। अब इसका सेंटर ऑफ मास जहां ये प्लेट है, मटेरियल है, यही कहीं पड़ेगा, ये यहीं पे बोल दे रहे हैं, यही काम। कितनी हाइट पर? जैसे यहां से h हाइट अगर आप ले रहे हैं, h की वैल्यू क्या हो, h की वैल्यू, या x ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? ये फार्मूला सबको नहीं आता है, केवल आपको आएगा। 4/3 पाई, टर्म लगभग वही, लेकिन ऊपर r न लिखकर कुछ और लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बड़ी वाली रेडियस के क्यूब में से छोटी वाली रेडियस का क्यूब सब्ट्रैक्ट करना है। भाई एक r का टर्म आना चाहिए, नीचे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये आता है। इसको आप याद करेंगे। बिल्कुल यही प्रॉब्लम दिया है HCV में, SC वर्मा जी की बुक में यही दिया है क्वेश्चन करके। जो भी क्वेश्चन नंबर हो, प्रॉब्लम नंबर शायद 11 है, 12 है, जो भी है 11 है शायद, वर्मा जी की बुक में सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में 11th वाला प्रॉब्लम है। इसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया है और यही आता है, और लेकिन आंसर में थोड़ा सा बदल दिया है, और आप बदल के क्या लिख सकते हैं उसको भी देखिए जरा, या इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए। ऑप्शन एक ये भी है। दूसरा वाला क्या हो सकता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाइए। a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला कम लोग जानते हैं, आप जरूर जानिए। a माइनस बी और यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। और कोई स्क्वायर डिफरेंस वाला पूछ ले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आता है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला पता है, देखिए इन्हीं दोनों का रेशियो लिया जाए तो ये रेशियो ले लीजिए, ये पार्टी पार्ट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा तो काम बन जाएगा, दिख जाएगा आपको क्या आएगा। यानी कुल मिलाकर उसी टोन में अगर आपको लिखना पड़े 4/3 पाई, हाँ वहां क्या लिख देंगे? R1 स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर, और नीचे दोनों का सम, a प्लस बी है R1 प्लस R2, चाहे R2 प्लस R1 कहीं, जब सम ही करना तो आगे पीछे कोई चक्कर नहीं। ये वर्मा जी की बुक वाला आंसर है, आसानी से ये आप याद किए रहे, बाकी कन्वर्ट ये भी हो सकता है। दोनों चीज, दोनों आंसर सही है। हमें पहला वाला याद था, हमने बताया, दूसरा वाला आप 1 सेकंड की देरी के बाद आप बता लेंगे आप। चलिए, डिस्क पर काम हो गया। आठवां है, चलिए सोच रहे हैं 10 लिखवा दें, 10 के बाद एकदम 10 फार्मूला एकदम टेक्निकल लिस्ट एक तैयार हो जाएगी शुरुआत में, फिर 1 बाय 1 उसकी स्टडी किया जाएगा, फिर उसका एप्लीकेशन देखा जाएगा। 8th है आपके लिए हेमिस्फीयर। कंप्लीट स्फीयर का तो उसका अपना सेंटर पर ही होता है, आधे वाले में कुछ खास बात आता है। हेमिस्फीयर, आधा अगर स्फीयर है, आधा स्फीयर पर के लिए भाई नीचे पार्ट थोड़ा सर्कुलर दिखाना पड़ता है, अभी हेमिस्फीयर हो गया। अगर वही मिला देते तब डिस्क समझा जाता। इसकी रेडियस अपनी कैपिटल आर है और सेंटर ऑफ मास ये कहीं है, कितनी हाइट पर है ये हाइट निकालने वाले हैं। तो हाइट आती है ठीक आधा रेडियस का जस्ट हाफ, r/2, माने सेंटर से ऊपर की तरफ r/2 डिस्टेंस पड़ेगा। एक और आता है बड़ा अजीब है, 3r/8, बड़ी समस्या है। तो याद रखिएगा दोनों कब हैं, ये हालो रहेगा, खोखला, अंदर जैसे हाथ वो चला जा रहा है इसके स्फीयर, जैसे बाउल है, कटोरी है, तब के लिए, और अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, सॉलिड है लेकिन हेमी स्फीयर है, तो 3r/8, सेंटर से 3r/8 ऊपर। ये किसके लिए है? फार हाल, खोखले के लिए। ये किसके लिए है? फार सॉलिड। नोट कर लीजिए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, आईआईटी एक बार क्वेश्चन किया था,
हालो हेमिस्फीयर है, वो पलट गया, मुंह नीचे है, जैसे ये से बना इस तरह से है, इस तरह से। और आपसे कहा जा रहा है कि इसको पलट दीजिए, टापलिंग करा दीजिए, जिससे इसका मुंह सीधा हो जाए, ई हो जाए। भाई इतना इस सिचुएशन से इस सिचुएशन लाने के लिए बताइए कितना आपने मेहनत किया, वर्क डन। गजब का क्वेश्चन। शिफ्टिंग में डिस्प्लेसमेंट में तो सब लगा लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, एंगल वगैरह पर एफ डी कास्ट थीटा करके, लेकिन टापलिंग में रोटेट करके घुमाने में, फिर किसी गिरी हुई चीज को उठाकर खड़ा करने, इन सब में वर्क डन। बहुत टॉप लेवल का इक्वालिटी क्वेश्चन है। ऐसा सवाल बताएंगे। इसमें क्या करते हैं, केवल सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी चेंजिंग हुई हाइट में, EMGH कर देते हैं, आ जाता है। यही है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक अच्छी सी सुंदर सी टेबल है, हालांकि इस तरह की टेबल मार्केट में बिकती नहीं है, अभी आई नहीं है, बहुत तेज बिकती है, एकदम हाथों हाथ बिक जाती है, बचने नहीं पाती। देख रहे हैं टेबल है, बना भी दिए, लिख भी दिए। टेबल पर ये चेन लाई कर रही है, चेन का कुछ हिस्सा लटक रहा है, स्मूथ टेबल है, एकदम चिकनी है, फ्रिक्शन का नामो निशान नहीं, कुछ हिस्सा लटक रहा है। टोटल मास m है, टोटल लेंथ m है। कितना लटक रहा है, L/3, L/4, कुछ फ्रैक्शन, तिहाई, चौथाई, 10वां हिस्सा लटक रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा करिए कि इस चेन को पीछे से खींचिए, जिससे कि ये लटका हुआ पार्ट भी टेबल पे आ जाए। तो खींच करके पूरी चेन को टेबल पे लाई कराने में कितना आपने मेहनत किया, उस वर्क डन का एस्टिमेशन। गजब गजब का क्वेश्चन, माने क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, ऐसे सुनने में लग रहा है हाँ दमदार सवाल ऐसे। अभी ये सब सवाल हम लोग के लिए एकदम पानी पानी हो जाए, सब सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर। बाकी मैनुअली उसको खूब घंटों मेहनत करी, कोई मतलब नहीं, वाइल्ड वुड चेजिंग जैसा काम होगा, निष्फल प्रयास। लीजिए 9th, कौन है, कौन, राइट सर्कुलर कौन। एक फिगर दिखा दे रहे हैं, कौन 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 मतलब जोकर की टोपी। कौन का एग्जाम्पल, जैसे जो मेहंदी हाथ में लगाया जाता है, वो भी कौन लोग मार्केट में करके खरीदते हैं। सचमुच वो मैथमेटिकल शेप के लिए कौन बोला जाता है, बाकी मेहंदी की अंग्रेजी नहीं है कौन, मेहंदी की अंग्रेजी कुछ दूसरा होता होगा, आप जानिएगा। कौन शेप की वजह से, मूंगफली का जो ठोंगा है जिसमें मूंगफली डाला जाता है, सब कौन की एग्जाम्पल है। इसकी रेडियस r है और इसकी कंप्लीट हाइट कैपिटल H। काम कहाँ होगा, काम वाली बात बताइए। कंप्लीट हाइट कितनी है, यहां मार्क कर दे रहे हैं, कंप्लीट हाइट कैपिटल H है, कैपिटल H इसकी कंप्लीट हाइट। तो H की वैल्यू क्या होती है, यहां भी दो जवाब, गजब हाल है। यहां होता है कैपिटल H/3, तिहाई पर होगा, कभी पूरी हाइट के चौथाई पर, कैपिटल H/4। ये देखिए दो आंसर है, दोनों कौन के लिए है। अच्छा, आर का कोई नामो निशान नहीं, रेडियस से कोई मतलब नहीं, केवल हाइट से मतलब है। ये कब होता है, ये हालो के लिए होता है, हालो कोण होगा तब, और ये जब कोण एकदम खाया पिया हो, सॉलिड होता है। जैसे 12 मीटर हाइट है, कोण की हाइट 12 मीटर, 12 मीटर है, हालो है, कहाँ होगा, नीचे से 12/3 करें, नीचे से 4 मीटर पर। और सॉलिड कौन है 12 मीटर का, 12 मीटर हाइट का सॉलिड कौन है, 12 मीटर हाइट का सॉलिड है, तो H/4 यानी 12/4 यानी 3 मीटर पर। तो किसका सेंटर ऑफ मास करीब होता है, बेस के करीब, बेस के नजदीक किसका होगा, सॉलिड वाले चौथाई, और हल वाले का तिहाई, 1/3। 9 फार्मूले हो गए। 10वें पर भी स्टार मार्क करेंगे। सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, ये 5 स्टार मार्क वाला टॉपिक। सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ, जैसे सर्कुलर आर्क, कोई राड है, आर्क फॉर्मेट किया गया, सेमी नहीं, आधा नहीं,
कोई जनरल ऐसे सर्कल बना रहा है, सेंटर इसका यहाँ, सेंटर पर टोटल कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री 40 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो जाए तब तो सेमी सर्कुलर हो जाएगा। हम लोग सेमी सर्कुलर वाला सीखे हैं 2r/π, अभी जनरल सीखने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम ठीक बीचों बीच ऐसे चलते हुए सिमेट्रिकली यहाँ पर कहीं होगा काम। इसमें यही यक्स पूछ रहे हैं, यक्स सीएम, चाहे अगर ऊपर रख देते तो हाइट बोल देते, यच लिख देते, जो भी आपको मन करे। इसकी रेडियस कितनी है, आर, ये डॉटेड वाला आर, ये डॉटेड वाला आर। टोटल एंगल कितना सेंटर सबटेंड कर रहा है, अल्फा। तो यहां पर एक्स सी एम की वैल्यू 2r साइन एंगल का हाफ अल्फा बाई अल्फा, वही टोटल एंगल। इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए, अंतिम है, सबके लिए नहीं बोला हमने, बस एक के लिए बोल रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। इसी का स्पेशल जो पांचवा शायद निकाले थे, पांचवा छठवां, सेमी सर्कुलर आर्क हो जाए तो फार सेमी सर्कुलर आर्क हो जाए तो अल्फा की वैल्यू 180, अल्फा आपके लिए 180 डिग्री हो जाएगा। 180 बोले तो रेडियन में पाई हो जाएगा। हाँ याद रखिएगा, ऊपर जो α/2 है एंगल का, इसको चाहे डिग्री में रखिए चाहे रेडियन में, कोई एतराज नहीं। लेकिन जहां खुले मार्केट में बिना साइन कास्ट है, बिना किसी टेक्नोमेट्रिक ऑपरेटर के जो एंगल लिखा जाए, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। रेडियन में चेंज करने के बाद ही आप रखिएगा, तब वैल्यू सही मिलेगी। ये हो जाएगा आपके लिए एक्स सी एम की वैल्यू सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। जब फिगर बनाना चाहें बना लीजिए, चलिए ऐसे दिखा दे रहे हैं, डार्क कर देंगे तो डिस्क समझ आएगा। ये यहाँ पर ये काम है, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर है इसका, ये रेडियस आपकी आर है, ये एक्स सी एम पूछा जा रहा है। एंगल 180 बन गया पूरा सेंटर पर, एक्स सी एम की वैल्यू होगी, रेडियस के डबल तो होता ही है, एंगल का हाफ, 180 का हाफ करेंगे तो 90, और नीचे अल्फा है, याद रखिए अल्फा को 180 मत रखिए, अल्फा को पाई रखिए। और साइन 90 की वैल्यू दुनिया जानती है, उसी दुनिया में हम लोग भी हैं, हमको पता है। 2r/π, जरा पेज पलटिए, फार्मूला नंबर 5 लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, बिल्कुल यही है कि नहीं, 2r/π। यानी हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि ये 10वां वाला है, लेकिन एक पढ़ने की स्टाइल है, पहले उस चीज को सीख लीजिए, आगे फिर उसका डिस्कशन, दो बार कॉन्सेप्ट मेंटेन हो जा रहा है हम लोग। चलिए 10 फार्मूले हो गए। अब इसका एप्लीकेशन देखा जाए, कुछ बड़ी चीजें। अब सेंटर ऑफ मास पर कुछ सवाल। कैलकुलेशन ऑफ काम, पहले सीखते हैं। आर टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम, केवल दो। एक पार्ट यहाँ है, कितना खाया पिया, मास इमोन है। एक पार्ट यहाँ है, ये कितना खाया पिया, मास। इनके बीच की गैपिंग आर है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगर मास इक्वल होते तो इसे लिमिट में मास थोड़ा सा कम ज्यादा है, कोई भारी है कोई हल्का है, जिधर जो भारी होगा उसकी तरफ होगा, मिड से उस तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी। तो सपोज के लिए अभी हम लोग अनजान यहीं पर मान लिया काम,
कितनी डिस्टेंस है, एक तरफ से डिस्टेंस चली होगी x, यही x निकालना है, यमों से कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों का मोमेंट लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट इस मास का मोमेंट, ये मोमेंट ले तो एंटी क्लॉकवाइज, और इस पॉइंट को m2 वाला किधर रोटेट करना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो मोमेंट में क्या करना है, अगर फोर्स का मोमेंट लेते तब तो mg इंटू करते, लेकिन यहाँ पर केवल फोर्स का मोमेंट नहीं लेना, केवल मास का मोमेंट लेना है, वेट का मोमेंट नहीं, केवल मास का मोमेंट लीजिए। लेफ्ट हैंड वाला मोमेंट m1 इंटू x, इधर राइट हैंड वाला यानी जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको m2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके हिसाब से, r माइनस x। आपको x से सोचना है, निकाल लीजिए, m1x इक्वल्स टू m2r माइनस m2x, x चाहिए सेपरेट करिए, इस तरफ ले आइए, x आप कॉमन भी ले सकते हैं और इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा m1 प्लस इधर राइट हैंड में आपकी m3 इंटू r। हमें x में इंटरेस्ट है, केवल x चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं, m2r बाय m1 इस डिवाइड से था डिवीजन प्रोडक्टिव पार्ट नीचे m2r बाय m1, ये आपका रिजल्ट देख लीजिए। अब जल्दी से याद करने का तरीका सीखिए, याद करने का तरीका क्या है, देखिए ये m1 है, ये m2, टोटल डिस्टेंस r है, m1 से अगर x डिस्टेंस चाहते हैं सेंटर ऑफ मास की, x कितना हो, खाली इतना ही पूछ रहे हैं, उतना आप ध्यान से नहीं, x कहां से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस तो है, लेकिन किस मास से, m1 से कि m2 से, तो जिस मास से हो उसको ढकिए, हाइड करिए, m1 से m2 छिपाया, जो दिखा उसमें टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करिए बाय सारी दुनिया नीचे, कितना जहां से डिस्टेंस हो उसको हाइड करिए, बाकी टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करिए मास और नीचे टोटल मास की सारी दुनिया। अगर ये डिस्टेंस इसी तरह से y हो जाए, अगर ये डिस्टेंस को y बोल दें तो y क्या आती है, y बोलिए जरा, इसी तरह फायदा मिल जाएगा आपको। सिमिलरली y हो जाएगा आपके लिए कितना, y m2 से डिस्टेंस है तो हाइड करिए, क्या लिखा m1 into r बाय साइड लीजिए, कितना आसान, कितना हल्का, फार्मूला हम लोग डेट किए और इस पर जुबान पे आ गए तो याद भूले, y इक्वल टू m1r बाय m2। रटना नहीं है कि m1 m2 चेंज हो जाता, आप ये जवाब देते हैं, रटा जैसे बस जहां से डिस्टेंस उस मास को छिपाइए, जो देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल मास, ये करना है दो के लिए। समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। दो पार्टिकल का सिस्टम हो तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होगी, मान लिया m1 से कहाँ पर, x डिस्टेंस पर, तो मोमेंट लेना है m1 का ये डिस्टेंस x, m2 का ये डिस्टेंस r माइनस एक्स, y तो बाद में सपोज किया गया, तो यहीं से ट्रांसफर करके हम लोग x निकाल लिए, x वैल्यू आ गई। क्या ट्रिक है, जहां से x निकाल रहे हैं आप, जिस मास से उस मास को ढक लीजिए, बाकी बचा हुआ मास ऊपर इंटू आर बाई टोटल मास नीचे, ये दो पार्टिकल के लिए हो गया ये। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, बहुत से पार्टिकल है, ढेर सारे पार्टिकल हैं, तब हर सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत से पार्टिकल हो तब यहां पर दो तरीका है, एक तो वेक्टर अप्रोच है, एक कार्टेशियन अप्रोच है। इसमें लिखते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन
फार्मूला। कार्टेशियन फार्मूला मतलब कोऑर्डिनेट वाला, एक्स वाई जेड करके लिखने वाला, और वेक्टर वाले में केवल आर लिखते हैं, वेक्टर आर, कार्टेशियन फार्मूला। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक पार्ट की यहां बैठा है m1, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन x1 कामा y1। एक पार्ट की यहां है m2, इसकी लोकेशन क्या है 2 कामा 3, 2 कामा -3, माने ऐसे तो पॉइंट दिया जाएगा x2 कामा y3 ऐसे बोल देते हैं। एक पार्ट की यहां है m3 मास वाला, इसका लोकेशन x3 कामा y3। जरूर नहीं तीसरे कोऑर्डिनेट में ही x3 y3 पर कहीं ऐसे सब पार्ट की बिखरे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। एक पार्ट की यहां है, ये तो ओरिजिन है, इसका मास m4 है, लोकेशन x4 कामा y4 है। ऐसे बहुत से पार्ट पूरा एकदम छाया हुआ है, एकदम बादलों की तरह। और इसका सेंटर ऑफ मास सपोज कर लेना यहाँ, कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मान लिया यही कहीं पड़ रहा है। क्या है लोकेशन XCM कामा YCM, तो यही XCM YCM पता करना है। बहुत से पार्टिकल बिखरे हुए पड़े हुए हैं प्लेन में या स्पेस में, उनका लोकेशन दिया जाएगा। ये तो प्लेन वाली बात हो गई एक्स वाई, अगर स्पेस वाला होता तो एक्स वाई साथ जेड वाला 2 3 -4 6 4 -2 0 4 8 ऐसे कुछ दिया जाएगा। तीनों कोऑर्डिनेट जब दिए जाएंगे तब स्पेस वाला पॉइंट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर XCM क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ मास। कितना आसान, अभी एक लिखेंगे, बाकी आप कहेंगे कि आप हमें खुद मना करेंगे, आप आराम कीजिए हम लिख देते हैं, ऐसा आपका जवाब होगा। ये होगा मास और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे का मास दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्सेस मतलब है प्लस तीसरे का मास तीसरे का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस डॉट डॉट सो ऑन, जितने सबको ऐड करते जाइए। नीचे सारी दुनिया मतलब समझते हम लोग, NLM वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग, टोन है सारी दुनिया मतलब टोटल मास। सिमिलरली अब तो आप बताएंगे, बोलिए YCM क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट। कोई बात नहीं, एकदम बिल्कुल उसी तर्ज पर वही पैटर्न है, M1 Y1 प्लस M2 Y कोऑर्डिनेट माने कामा के दूसरे नंबर वाला, कामा के बाद वाला, M2 Y2 प्लस M3 Y3 मतलब कामा के बाद वाला दूसरे नंबर वाला। एक्स वाला पहले होता है, वाई वाला बाद, और जेड वाला है एकदम लास्ट। बाई सारी दुनिया नीचे, M1 प्लस M2 प्लस M3। अभी इस पर +1 डॉट डॉट, अभी इस पर एक तगड़ा सा IIT क्वेश्चन करवाएंगे और आप एकदम मुस्कुराते हुए आराम से करेंगे। पहले फार्मूला ही दे रहे हैं सब, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। एंड जेड क्या होगा, जेड भी बता दीजिए लगे हाथ, जेड सी एम होगा आपके लिए M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट। ये जेड सी है, कार्टेशियन फार्मूला हो गया, बहुत से पार्ट के। वेक्टर फार्मूला बहुत आसान, इसी का वेक्टर फार्मूला बहुत से पार्ट की। वेक्टर फार्मूला यहां पर एक्सिस से कोई मतलब नहीं, केवल ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होती है वेक्टर के लिए, पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए। एक पार्ट के लिए यहां है M1, इसका लोकेशन x1 y1 नहीं लिखेंगे, बस ओरिजिन से मिलाया तो ये जो वेक्टर बन रहा है इसको लिखते हैं R1, वेक्टर R1। एक पार्ट के लिए यहां है M2, इसका जो पोजीशन वेक्टर है R2। एक पार्ट के लिए यहां है, यहां कहीं ये M3 है, इसका पोजीशन वेक्टर R3। ऐसे इसी तरह बहुत से पार्ट के लिए, बहुत से पार्ट के चारों तरफ एकदम बिखरे हुए फैले हुए सब पड़े।
हमें सेंटर ऑफ मास मान लिया, यहाँ कहीं पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आरसीएम पता करना है वेक्टर फॉर्म में। आरसीएम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक्सएम वाईसीएम लिखे वैसे आरसीएम लिख डालिए। इसमें 3 बार निकालना पड़ेगा, 3 तो मेहनत करना पड़ेगी, इसमें 1 बार। पैटर्न वही है, तर्ज बिल्कुल वही पुराना। लीजिए आरसीएम लिख दे रहे हैं, वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है तो m1 वेक्टर r1, कितना आसान, प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3, तो बहुत आसान है भाई। कार्टेशियन वाले से ज्यादा सस्ता तो यही है, इसमें 1 बार लिखना है, बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 1, हो गया, काम बन गया। कार्टेशियन वाले में एक्स सीएम वाई सीएम जेड सीएम तीनों निकालना होता है, और वेक्टर वाले में केवल एक निकालिए, काम बन जाए। बी का और एप्लीकेशन सीखते हैं, इसी का थोड़ा सा और एडवांस बढ़ते हैं, नो मोर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सभी पार्टिकल अगर मोशन में हो, ये बहुत से पार्टिकल देख रहे सब चल रहे हो, जैसे मक्खी वक्खियां उड़ रही हूँ, चारों तरफ चल रही हूँ, सबकी अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग डायरेक्शन होता, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब अलग अलग हो, तो पूरे सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पता करना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, भाई डिस्प्लेसमेंट आप जान ही गए, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr बाई dt। तो वैसे वी सी एम क्या होगा, डी आर सी एम वेक्टर फॉर्म बाई dt, हो गया। जो आरसीएम निकाले उससे डिवीजन ले लीजिए, जो आरसीएम निकाले उसमें डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी बाई डी टी। तो कहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर में, m1 तो बाहर रह जाएगा, डी आर वन बाई डी टी, m2 बाहर डी आर टू बाई डी टी, m3 बाहर डी आर थ्री बाई डी टी, ऐसे होगा, सबका अलग अलग वेलोसिटी आ जाएगा। पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा, लिखने का अंदाज देखिए जरा, क्या लिख देंगे, m1 पहले की वेलोसिटी प्लस m2 दूसरे की वेलोसिटी, ऐसे आप चलते जाइए, m3 तीसरे की वेलोसिटी, सो ऑन, जितने हो सबको ऐड कर लीजिए, छोड़िए मत, नीचे सारी दुनिया m1 प्लस, ये भाई वेक्टर कहाँ लगाना है, जो वेक्टर होने लायक है, जो उसका हकदार है, यानी पोजीशन वेक्टर पे r1 r2 इन सब पे लगाइएगा, मास पे मत लगाइए गलती से। बी वाला वेक्टर अप्रोच सीखते ही 2 और मन कर दिया, वेलोसिटी भी सीख गए। वेलोसिटी के बाद कौन सा नंबर होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, काम का एक्सेलरेशन। इसी पैटर्न पर सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास के लिए कोई बात नहीं, वहां भी आप लगा दीजिए d बाई dt, आप vcm वेक्टर फॉर्म लिखना तो लिख लीजिए आप, क्या आ जाएगा, acm, acm हो जाएगा उसी पैटर्न पर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस इसी पैटर्न चलते जाइए m3 a3 प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। ये फार्मूले की लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, फार्मूले काम भर के हो गए। अब एक इंटीग्रल अप्रोच बच रहा है, उसको भी सीख करके छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल वाला हो गया, बॉडी का देखा जाए, काम ऑफ बॉडी हैविंग फिक्स ज्योमेट्री या रेगुलर शेप, हैविंग रेगुलर शेप, जैसे राड है, रिंग है, डिस्क है, इन सबका जो अभी रटे हैं वो कैसा है, उसका जवाब देने लायक हो जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास का फार्मूला ही लिखा दे रहे हैं,
ये होता है इंटीग्रल एक्स डी एम बाई इंटीग्रल डी एम। बस इसी तरह वाई सेंटर ऑफ मास चाहते हैं तो इंटीग्रल वाई डी एम बाई इंटीग्रल डी एम। कितना आसान, लिमिट वगैरह सब आपके ऊपर है, आप समझदारी के साथ लिमिट लगा लीजिएगा, प्रॉब्लम मिलने पर लिमिट समझौता हो जाएगा। डीएम क्या है, इसी तरह जेड सी एम भी लिख सकते हैं आप। जेड सी एम क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जेड डी एम बाई इंटीग्रल डी एम, वेयर इंटीग्रल डीएम अगर रहेगा तो उसको टोटल मास लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, टोटल मास। अगर प्रोवाइडेड है टोटल मास तो इंटीग्रल डीएम मतलब कैपिटल एम लिख लीजिएगा। लेकिन केवल डीएम का मतलब बहुत चीज, डीएम तो आप समझ ही रहे होंगे, डीएम अगर आ गया पूरे जिले की समस्या सॉल्व। डीएम पहले बुलाना है, डीएम ये स्मॉल सेलेक्टेड मास। डीएम के भाई तीन रास्ते हैं डीएम को बुलाने के। डीएम कैसे आएगा, एक है लैम्डा इंटू डी एक्स अगर रॉड लाइक ऑब्जेक्ट है तो, एक है सिग्मा इंटू डी अगर प्लेट लाइक ऑब्जेक्ट है लैमिना टाइप का तो, और एक है रो इंटू डी वी अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें वॉल्यूम है तो। ये किसके लिए है, रॉड के लिए, रॉड मतलब वन डायमेंशन। ये किसके लिए है, प्लेट के लिए, प्लेट मतलब टू डायमेंशन। ये किसके लिए है, स्फीयर के लिए, कोन के लिए, कैसा, थ्री डायमेंशन। तो 1D के लिए लैम्डा डी एक्स, 2D के लिए जैसे एग्जांपल लिखा रॉड, रॉड ही नहीं रिंग भी हो जाएगा, वो भी वन डायमेंशन में, उसको लेंथ की तरह जूम कर लेंगे। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है तो सिग्मा इंटू डी। अब यहाँ लैम्डा सिग्मा रो इस नए नए चेयर फिर से आ गए, तो बढ़ता चला जा रहा है बात। लैम्डा क्या है, लैम्डा है टोटल मास बाई टोटल लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। सिग्मा है टोटल मास बाई टोटल एरिया, सुपरफिशियल मास डेंसिटी। और रो है आपके लिए टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ये इसको एरिया लिखे देते हैं। चलिए ये किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यही जो रो लिखे हैं इसको जाने अनजाने में डेंसिटी कहते हैं, सादा सादा। और dx क्या है, dx स्मॉल लेंथ, dA स्मॉल एरिया, dV स्मॉल वॉल्यूम, उसी टर्म के सब बातें हैं। आल्सो dx क्या है, स्मॉल लेंथ या सेलेक्टेड लेंथ, जो पट्टी रंग पेन डार्क एंड ब्लैक करेगी उसकी लेंथ है, या मोटाई है, थिकनेस कितना खाया पिया। dA स्मॉल एरिया है, dV स्मॉल लेंथ। ये पूरे फार्मूले आपके पास पहुंच गए। अब क्वेश्चन की भरमार है, क्वेश्चन देखा जाए। हल्के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, लास्ट वाले इंटीग्रेशन वाले अप्रोच तक आना है। लीजिए मजाकिया सवाल, ये 2 kg का मास है और इधर 8 kg, दोनों के बीच गैपिंग 10 मीटर है। बताइए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होगी, 2 किलोग्राम से किधर होगी, 8 किलोग्राम से कितने डिस्टेंस पे होगी, ये बताना। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ काम फ्रॉम, दो क्वेश्चन हल्के फुल्के बन सकते हैं, दोनों लगवा देना। फ्रॉम 2 kg बॉडी, फ्रॉम एक के बाद फ्रॉम दूसरे सवाल में 8 kg बॉडी। हो गया, सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन पहला वाला 2 kg बॉडी सी एक्स लिखेंगे, 2 kg को ढक लीजिए, जो दिखा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 10 बाई टोटल मास, सारी दुनिया नीचे 2 प्लस 8, और 2 प्लस 8 10 होता तो आ गया, 8 मीटर की दूरी पर होगा। 8 kg बॉडी से 8 kg वाले ढक लीजिए, दिखा 2 और इंटू 10, ये हो जाएगा x की वैल्यू 2 इंटू 10 बाई सारी दुनिया मास 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 10 होता है, 10 10 10 2 मीटर। देख लीजिए 10 कहाँ होगा, लगभग है यहाँ 8 किलोग्राम वाले की तरफ होगा ये,
2 किलोग्राम से 8 मीटर की दूरी पर, इधर से 2 मीटर की दूरी पर। वैसे भी अगर एक जगह से यहाँ से 8 आ गया, कोई गांव वाला आदमी बता दे भाई पूरा 10 मीटर था, इधर 2 मीटर हो गया। छोटा सा सवाल था ये। अगला मजाकिया सवाल। कोई आदमी यहां खड़ा है, और ये बॉम्बे से आया है सूटकेस वगैरह लेकर, और घर जाने के लिए टेम्पो की व्यवस्था कर रहा है। टेम्पो वाले को फोन लगा रहा है। देखिए, और गलती ये किया कि अपना जो बॉक्स था सूटकेस यहां छोड़ दिया, काफी दूर। ये बॉक्स फोन लगाते लगाते, टावर पकड़ाते पकड़ाते काफी दूर चलाया। तो कितनी डिस्टेंस चलाया? 10 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस ये चलाया। इसका मास है 60 kg। दुबला पतला है लेकिन बंबई से आया है। मास इसका 60 किलो है, और 20 किलो का बॉक्स भी लिया है। आप बताइए इस बॉक्स और मैन के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? मैन से कितनी डिस्टेंस होगा? या बॉक्स एक्स निकल जाए तो अगला वाला टेन में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पोजीशन ऑफ काम ऑफ सिस्टम ऑफ मैन एंड बॉक्स फ्रॉम मैन होगा कितनी डिस्टेंस होगा? लीजिए ऑप्शन बना दे रहे हैं। 3 मीटर पर होगा दूसरा ऑप्शन, 2.5 मीटर पर होगा 2.5 मीटर मैन से, 4 मीटर पर होगा एकदम ठीक बीचों बीच 5 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोगों का आंसर आ गया होगा। हमें थोड़ा समय लग रहा है, हम पहले साफ कर लें, हमारे पास स्पेस नहीं है। चलिए बताइए। तो मैन से चाहिए, फ्रॉम मैन विल बी, मैन से चाहिए तो हो गया x इक्वल टू पूरे मैन को ढक लीजिए, ऐसे ढक लीजिए, जो मास दिखा है उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई कीजिए। इतना आसान, जहां डिस्टेंस है उसे ढक लीजिए। तो 20 × 10 बाई सारी दुनिया नीचे, टोटल मास 60 kg, 60 kg और प्लस बॉक्स वाले का 20 kg। कितना आसान लगा। ये तो हो गया 200, और नीचे हो गया भैया 80। तो 5 से काट 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 5 या 4 2, 2.5 मीटर आया, 2.5 मीटर। कोई न कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो, ऑप्शन बीच करें कि 2.5 मीटर सही। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया। 2 पार्टिकल वाले पर हो गए, 2 पार्टिकल के सिस्टम पर सेंटर ऑफ मास निकालना सीख गए। क्या तरीका है? जिस पार्टिकल चाहिए उसको हाइड करिए, बाकी जो दिख रहा है उसमें टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करिए, नीचे टोटल मास। अब देखिए एक अच्छा वाला क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार मार्क। ये राड और ये स्फीयर इसमें अटैच कर दिया। ये देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कौन सा ये यंत्र है। ये मेस है, गदा। कुछ बलशाली लोग इसको उठाते हैं, मेस। राड की लेंथ यल है और मास m है, m कामा m। स्फीयर का मास m है और रेडियस, चलिए
रेडियस चलिए, लेंथ इसका 2l करते हैं जिससे पैरामीटर सेट रहे, कैंसिल वैंसिल होने में सुविधा हो। और इसका रेडियस r न लिख करके l लिख दे रहे हैं, m जैसा ऑब्जेक्ट हो उसी हिसाब से उसका पैरामीटर समझते हैं। जैसे स्फीयर हो गया तो पहला वाला मास और दूसरा वाला उसकी रेडियस होगा, लेंथ नहीं, रेडियस इसमें क्या हो, लेंथ नहीं समझा जाए, रेडियस समझ। According as figure, find out position of center of mass of mass। कहां से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मैक्सिमम वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको दिखा दें। पहला, राड के फ्री से, फ्री एंड ऑफ राड, फ्री यही है, ये वाला तो वेल्डिंग किया गया है, जुड़ा है, फ्री एंड ऑफ राड। सेकेंड, फ्रॉम सेंटर ऑफ राड, राड के सेंटर मिड पॉइंट से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम यहाँ जंक्शन बता दीजिए जो दोनों का इंटरमीडिएट पॉइंट है जहां मिल रहे हैं दोनों। चौथा, फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन ऑफ राड एंड स्फीयर। इस तरह के हल्के फुल्के सवाल अब एग्जाम में कोई एक ही पूछा जाएगा। हमने भाई एक जगह लोकेट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, देखिए भाई यहाँ है काम, तो बस स्केल उठानी दे रही है, यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ से नाप लीजिए, जहां से मन वहां से बताइए सेंटर ऑफ मास पोजीशन। चलिए क्वेश्चन पहले लगाना हम लोग सीख रहे हैं, बाकी लास्ट में 4 नहीं है, एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन है, बस खाली तब आंख आपकी मजबूत है कि नहीं, स्केल से मेजर करने आता है कि नहीं, उसकी चेकिंग हो रही है। बाकी क्वेश्चन कोई एक ठो लगा दी, कहीं एक ठो मार्क कर लीजिए बस। चलिए अब आप बताइए, हम लोग 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने चले थे। 2 पार्टिकल सेंटर ऑफ मास m1 m2 है, तो m1 से x की जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास की वो होता है m2r by m1 plus m2। m1 से डिस्टेंस है तो m2 into r by m1 plus m2, ये सीखे हैं, रटे हैं, अभी तक याद है। लेकिन यहां तो भाई धोखाधड़ी हो गई, राड है, पॉइंट थोड़ी, लंबा सा एक ऑब्जेक्ट है, पूरा गोल मटोल एक स्फीयर है, भला चंगा ठीक ठाक भारी सा, तो पॉइंट तो है नहीं, बड़े बड़े बॉडी हो गए। कोई बात नहीं, आप इसको पॉइंट तरह मानिए। अपना पहला जो शुरुआत की जो हेडिंग है, जो सेंटर ऑफ मास जो सीखे हैं उसका यूज करिए, पूरे बॉडी को आप एक पॉइंट तरह हाईलाइट कर दीजिए। पूरा राड इतना लंबा चौड़ा नहीं, केवल ही यहाँ पर है, उसका मास तो नियम है। हाँ, पूरा स्फीयर न लेकर उसके सेंटर को हाईलाइट करिए बस। अगर आप देखिए 2 पार्टिकल में, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा राड का, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी, पूरा 2l था, ये यल, तो यहाँ से डिस्टेंस यल और इसकी रेडियस भी यल। इसका मतलब ये पार्टिकल हो गया राड का, इसका मास है m, और ये पार्टिकल हो गया स्फीयर का, इसका भी मास है m, और इनके बीच की गैपिंग हो गई 2l। जैसे यहां से चाहिए स्फीयर से, स्फीयर का सेंटर है, ये राड का सेंटर है, तो कहां होगा सेंटर ऑफ मास, जब मास इक्वल होते हैं सेंटर ऑफ मास एकदम मिल पड़ जाता है, तो वही देख लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, एग्जैक्टली इसके जंक्शन पर पड़ेगा जहां पर वेल्डिंग बस होगी, यानी यहां से यहां तक 2l या l पड़ेगा। तो पहला आंसर लिखते हैं, पहला आंसर फ्री एंड ऑफ राड, फ्री एंड ऑफ राड से कितना हो गया 2l, x इक्वल टू 2l। दूसरा सेंटर ऑफ राड, सेंटर ऑफ राड से कितना हो गया l। तीसरा सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर से भी l, x इक्वल l। चौथा जंक्शन से, जंक्शन से वही तो है ही जी, ये हो गया। छोटा छोटा क्वेश्चन था, फर्जी सवाल। एक क्वेश्चन
इसी तरह का और हो जाए। ये स्फीयर, स्फीयर का पैरामीटर लिख दे रहे हैं, मास 2m है और रेडियस r। और ये छोटी सी राड है, ये राड है, इसका मास केवल m है, रेडियस लेंथ r, लेंथ कोई एल नहीं r है। ये जो छोटा सा मेस बन रहा है, नन्हा सा गदा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बॉटम से, यहाँ बॉटम से, नीचे से, फ्री ऑफ राड या सेंटर से। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ काम फ्रॉम बॉटम ऑफ राड या बॉटम ऑफ मेस लिख दे रहे, गदा है, एज वेल एज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। दो हल्के क्वेश्चन इसमें। चलिए सीन को समझिए। स्फीयर के टोटल मास को यहीं पे अज्यूम कर लेते हैं, स्फीयर का सेंटर है, टोटल मास 2, और राड का टोटल मास इसकी मिड पॉइंट पे यहीं होता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, इसका मास है। और इनके बीच की गैपिंग कितनी है? ये देखिए, ये रेडियस r है और लेंथ r है, ये वाला तो r/2 है, r ये और r/2 ये, 3r/2, 1.5r हो गया, 3r/2। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? लगभग जरा गेस करिए, इनको मिलाइए, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्ट में भी नहीं, लगभग ये इधर होगा, यहाँ पर एक काम पोजीशन होगी। आप काम पोजीशन कहाँ से लिखना चाहते हैं? जहां से आपको मन करे। जैसे स्फीयर के सेंटर से लिखना चाहें, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ऊपर वाले पॉइंट से, यस क्या लिख देंगे? स्फीयर को हाइड करिए, ये दिखाइए हम, कैपिटल M इंटू टोटल डिस्टेंस 3r/2 बाई टोटल मास कैपिटल M प्लस 2। ये हो गया आपके लिए 3mr/2 और ये हो गया आपके नीचे 3m, 3m से 3m का कैंसिलेशन हुआ, x की वैल्यू हो गई r/2, x की वैल्यू r/2। अब r/2 मतलब समझ लीजिए, यहां से r/2 है तो यहां से r हो गया, यहां से r, तो स्फीयर के सेंटर से आ गया। बॉटम से कितना होगा? बॉटम से चेक करना है, तो बॉटम से ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, बॉटम से सेंटर 2r पर है, लेकिन r/2 पर यही सेंटर ऑफ मास पड़ गया, यही पर काम पड़ा है। ये कितना है? r/2, वही तो निकाले हैं आप। तो यहां से कितना हो गया? टोटल था 2r, जिसमें से r/2 कट गया, 1.5r हो गया, 3/2r। फ्रॉम, भाई ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 2r है, सेंटर से बॉटम तक, क्योंकि लेंथ राड की r है, रेडियस r है, 2r हुआ। लेकिन इस सेंटर से नीचे की तरफ r/2 पड़ रहा था, ये सेंटर ऑफ मास यहां से कितना पड़ा? r, और r/2 इधर थी भी r/2, r में r/2 ऐड करिए। फ्रॉम फ्री इंड ऑफ राड, एक्सियम क्या लिख देंगे? कैपिटल R प्लस r/2, यानी आपके लिए 3r/2 हो गया। वो एक टेक्निक याद रखना है, जहां से चाहिए सेंटर ऑफ मास, उस मास को हाइड करना होता है,
जो दिख रहा है उसमें टोटल डिस्टेंस बाई टोटल मास, और एक जगह सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लीजिए, चाहे जहां डिस्टेंस बताना तो अपना ऐड सेपरेट करके बता दीजिए। लीजिए एक अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार मार्क टाइप का है, ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है। अंग्रेजी का जो लेटर टी है उसी शेप का राड वेल्डिंग करके बनाया गया है। देखना ये डंडी बड़ी है, ये वाला टी वाला ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी, इसका मास m लेंथ l है, इसका मास 2m और लेंथ 2l है। और ये टी शेप की राड ग्राउंड पर काफी मेहनत के बाद खड़ी की गई। कितना मुश्किल से खड़ा हुआ होगा, किसी तरीके से खड़ा किया गया काफी देर बाद। अब इसमें खड़ा करने के बाद फिर क्या किया जा रहा है, ऐसा पॉइंट इसी टी शेप की राड में सर्च करिए, ऐसा पॉइंट सर्च करिए जिस पर फोर्स लगाएं, फोर्स कितना, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ये नहीं बताया गया। माने ये पॉइंट बताइए जमीन से कितनी हाइट पर इस राड को पुश किया जाए, किसी राड से, डंडी से, हाथ से पुश किया जाए, कितनी हाइट पर किसी फोर्स से ढकेल रहे हैं जिससे राड पलटे न, टापलिंग न करे, एकदम टी ऐसे, जो अंग्रेजी का लेटर टी है उस टी बना रहे और टी ऐसे चलता रहे, रोड पर फिसलता हुआ चला जाए। गजब का क्वेश्चन था। तो जान लीजिए कहां पर फोर्स लगाना चाहिए जिससे टापल न करे, पलटे न, एकदम बैलेंस बनी रहे। तो पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर अगर फोर्स लगाए पूरी बॉडी शिफ्ट कर जाएगी, लेकिन रोटेट टार्क इस तरह का नहीं डेवलप होगा, घूमेगी नहीं। तो यानी इनडायरेक्टली आपको काम की पोजीशन लोकेट करा रहा था राड के फ्रीड से, जमीन से जो जुड़ा है, यहां से कहां पर होगा। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट पोजीशन इन टी शेप, टी शेप अंग्रेजी लेटर जैसे टी बनता है, टी शेप राड, सो दैट, ताकि ऑन अप्लाइंग एनी force on it, rod only translate, ट्रांसलेट माने फिसलती चलिए, खिसकती, घूमे नहीं, गिरे नहीं, only translate without rotation, ये ट्रांसलेट ऑन स्मूथ ग्राउंड। चलिए क्वेश्चन बहुत एक क्वालिटी का, अब टफ नहीं रह गया, कुल मिलाकर हम समझ गए हम लोग। केवल ट्रांसलेट करे, रोटेट ना करे तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर ही बैलेंस होता है, सेंटर ऑफ मास पर लगाइएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ है ग्राउंड से, वही एच की वैल्यू पूछा गया था नीचे से। ये खड़ी वाली राड वर्टिकल कितनी लेंथ है, 2l, पड़ी वाली जो हॉरिजॉन्टल मोड में उसका l। सोल्यूशन देखिए, तो सेंटर ऑफ मास पहले निकालिए इस बड़ी वाली राड का जो वर्टिकल मोड में है, ये यहां कहीं होगा, कितना मास, 2m, और जो हॉरिजॉन्टल राड है इसका यहां हो, कितना मास, केवल m, दोनों के बीच गैपिंग क्या हो। अब देखिए फिगर ये, लेकिन समझा रहे हैं वहां, इसका यहाँ मिड पड़ेगा, इसका भी मिड मतलब है यहाँ पर, माने इनके बीच गैपिंग l होगी, 2l पूरा है, मिड में होगा यानी इधर से l या इधर से l। तो ये ऊपर जो m मास वाला है और ये 2m मास वाला, इनके बीच गैपिंग होगी l। अब बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास, तो चलिए ये l लेंथ है, सपोज कर लेना यही है सेंटर ऑफ मास। ऊपर से कितनी डिस्टेंस पर, x, और इसी पॉइंट पर फोर्स लगवा रहे हैं,
सेंटर ऑफ मास यही पड़ रहा है, टोटल डिस्टेंस एल है, यही काम है, टोटल डिस्टेंस एल है दोनों बीच की। तो एक्स बताइए क्या लिख दें, इसको हाइड करिए, 2m इंटू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल मास m प्लस 2m, क्या आया, ये 3m हो गया, m से m कैंसिल, 2l/3 हो गया, कहां से, टॉप से, हो गया। टोटल डिस्टेंस 2l है, ऊपर से अगर इसको x बोल रहे हैं आप 2l/3, नीचे से कितना होगा, सो h हो जाएगा आपके लिए h, या h प्लस, नीचे से h दिखा है, ऊपर से x सपोज किए हैं आप, h और x मिलकर पूरी रॉड की लेंथ ही तो हुआ, h कितना हो जाएगा, 2l में से x को सब्ट्रैक्ट करिए, यानी 2l में से 2l/3 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 6 हो गया, 4l/3 इसका प्रॉपर आंसर हो गया, दिस बी द फाइनल आंसर। ग्राउंड से कितनी हाइट पर लगाना चाहिए, 4l/3 हाइट पर। अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। अभी 2 पार्टिकल पर वाले पर क्वेश्चन हम लोग तोड़ रहे हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम। एकदम सिस्टम से काम करें, 2 पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी प्रॉपर्टी को लेकर के, उसी फार्मूले को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए कुछ और सीखा जाए। अब मल्टीपल पार्टिकल वाला सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल का, ढेर सारे पार्टिकल, जैसे ये स्क्वायर है, साइड कितनी है, 2 मीटर, 2 मीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, उसके कार्नर कोने कोने पर मास से बैठाए गए, मास है 1 kg, ये है आपके लिए 2 kg, ये है आपके लिए 3 kg, और ये है आपके लिए 4 kg। देख लीजिए, तो आपसे पूछा जाएगा किसी एक कार्नर से, जैसे 1 kg से सेंटर ऑफ मास कहां पर, 2 kg सेंटर ऑफ मास कहां पर, ऐसे पूछा जाएगा। कभी कभार पूछा जाएगा पॉइंट बताइए, लोकेशन के तौर पर एक्स कामा वाई, कभी कभार पूछा डिस्टेंस बताइए कई मीटर पे होगा, फीट में, सेंटीमीटर में, एग्जैक्ट बताइए, नाप कर, पॉइंट नहीं, आप मेजर कर बताइए डिस्टेंस। जैसे हम 2 kg वाले से पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट पोजीशन ऑफ काम फ्रॉम 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक, 2 kg वाले से कहां पर पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस पर। तो बताने का तरीका 2 है, अगर बॉक्स में दिया तो इसका मतलब लोकेशन के तौर में बताना है, अगर एग्जैक्टली बॉक्स में नहीं दिया है, सिंगल ऐसे डिजिट में दिया है, तो डिस्टेंस बताइएगा। पहले हम लोग कार्टेशियन वाला ही लगाते हैं, ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सुपर टेक्निक बता रहे हैं, उसी में गौर सुनना है। जिस मास से चाहिए आपको डिस्टेंस, जिस कार्नर से, उस कार्नर को मान लीजिए कि ओरिजिन पे बैठा है, ये 2 kg है, इसको मान लिया ओरिजिन पे है, 2 मीटर की साइड है, तो ये आपके लिए एक्स एक्सिस तरह हुआ, तो इसका लोकेशन 2,0 है, ये 3 kg, ये आपके लिए 1 kg, ये आपके लिए 4 kg, तो रख ही दे रहे हैं, बस लोकेशन लिखने आए हैं, जहां से पूछा जाए उसको ओरिजिन सपोज करिए, 2 मीटर इधर हुआ, 2 मीटर ऊपर है, तो एक्स एक्सिस नहीं चला, वाई एक्सिस चला है, तो 0,2 हो गया लोकेशन। इसका 2 मीटर दाहिने, 2 मीटर ऊपर, इसका लोकेशन 2,2। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो मान ले रहे हैं यहीं कहीं होगा, भाई एग्जैक्ट अगर स्क्वायर होता तो डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, लेकिन मास अलग अलग तरीके के रखे गए हैं, तो एग्जैक्ट मिड में नहीं होगा, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, कुछ कहीं और होगा, निकालना पड़ रहा है इसलिए। अगर देखिए ये आपको निकालना, पहले तो ये लोकेशन बताइए, फिर ये डिस्टेंस बताइएगा,
चलिए पहले लोकेशन हम लोग बताते हैं, लोकेशन क्या होगा इसका लोकेशन। तो पहले एक्स सी एम निकालते हैं। एक्स सी एम क्या होता है, जो मास लीजिए उसका एक्स 2 इंटू जीरो, जो मास लीजिए उसका एक्स 2 इंटू थ्री, मास ये 3 इंटू टू 6 होगा, मास और एक्स 4 इंटू टू मतलब 8 प्लस मास इंटू एक्स ये अपनी जीरो आ गई, 22 सारे दुनिया नीचे, टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या करना है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, वही काम किया। मास एक्स, एक्स मन कामा पहले वाला 2 इंटू जीरो मन जीरो, मास एक्स 6 हुआ, मास एक्स 8 हुआ, मास और एक्स आपके लिए जीरो। कितने आराम से लिखे, एक एक लाइन की बात है। ऊपर हो गया 14 और नीचे हो गया 10। आप डेसिमल लिखना पसंद करते हैं तो 1.4 लिखिए, नहीं तो 7/5 लिख दीजिए। वाई सेंटर आप मास चाहते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर। आपकी बात मास इंटू वाई, मास वाई, मास मास 3 है, वाई 0, मास वाई 8, मास और वाई कोऑर्डिनेट 2 बाई सारी दुनिया नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए देखने में फार्मूला खतरनाक लग रहा था लेकिन एकदम बहुत हल्का लग गया। 9/10, 9/10, ये पॉइंट लिखना 0.9 लिखिए। तो काम की पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन, पोजीशन मान लोकेशन फार्म, लोकेशन फार्म क्या लिखेंगे आप, एक्स सी एम कामा वाई सी एम, यानी 7/5 कामा 9/10, और ट्रिपल ऐसे मार्क लगाते हैं, लोकेशन आ गया। अब देख लीजिएगा आंसर किसमें दिया है, ये ब्रैकेट ग्रुप में दिया था, ऐसे ही यहीं तक हो जाएगा। और कभी कभार डिस्टेंस एग्जैक्ट बता था नहीं इतने मीटर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इसी बहाने डिस्टेंस फार्मूला भी सीख लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला है, दो पॉइंट हो, पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 दूसरे का x2 y2, डिस्टेंस उनके बीच गैपिंग होती है बड़ा सा रूट अंडर रूट में, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ऐसे जो बोल रहे हैं लिखिए, लीजिए एक बार लिख देते हैं, x वाले में से x वाला सब्ट्रैक्ट करिए का होल स्क्वायर, प्लस y वाले में से y वाला सब्ट्रैक्ट करिए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो d की वैल्यू आ गई अंडर रूट में, x1 मतलब 0, y1 भी 0, और ये 7/5 होगा 9/10। तो 0 में से 7/5 सब्ट्रैक्ट करिए, इसका 2 केजेस बताना था तो 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 9/10 को सब्ट्रैक्ट करिए। यही नहीं, अब डिस्टेंस आप 3 kg वाले से बता सकते हैं, तब क्या करेंगे, 2 हो गया x1, y1 आपके लिए 0, और एक्स सी वाला कितना है 7/5, ये 9/5। तो इसको ले लीजिएगा x1 y1, इसको ले लीजिएगा x2 y2। 4 kg वाले से डिस्टेंस बताना तभी बता लें, एक बार सेंटर ऑफ मास लोकेट हो जाए बस, चाहे जहां डिस्टेंस। अब देखिए 0 में से सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ आएगा जाएगा नहीं भाई, नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। ये 49/25 25 हो गया, ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 81/100। ये कुछ काम वाली बात हो जाए। ऐसा करते हैं कि इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते 100 हो जाएगा, 100 ऐड करना आसान, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 196 हो गया बाई 100 प्लस प्लस 81/100, ये आ जाएगा आपकी अंडर रूट में, ये 7 और 9 8 17 हो गया 1, ये 277/100, ये डी की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 2.77 मीटर। निकल जाए तो ठीक है, ना निकले तो ऐसे नहीं देखिए, ये आंसर है। तो ये भी आंसर है, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा गया, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में है। कोऑर्डिनेट वाला पहले निकालना तो बहुत जरूरी है, उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर वो एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन पर पैंती निगाह रखे रहिए, ध्यान देते रहिए लाना किस रूप में है आप। स्क्वायर पर क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
क्या टेक्निक है? जिस मास से पूछा जाए, जिस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, उसको वो ओरिजिन की तरह ट्रीट करिए, ओरिजिन मान लीजिए, और बाकी पॉइंट का लोकेशन आप लिख डालिए अपनी बुद्धि से। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जरा इस पर भी देखिए क्वेश्चन आता है। एक आध बड़ा सवाल हो जाए, फिर उसके बाद टॉपिक क्लोज करते हैं, तो इस पर एक लेक्चर और रह जाएगा। 2 kg, 3 kg और ये 5 kg इक्विलैटरल ट्रायंगल है। साइड केवल एक बार बताना पड़ेगा, हमेशा के लिए काम बन जाएगा। साइड है चलिए 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर कुछ दिया जाएगा इसे। तो आप 3 kg से काम की लोकेशन बताइए। और जनरली अगर 3 kg से काम की लोकेशन ना पूछे, खाली कहा जाए फाइंड आउट पोजीशन ऑफ काम या लोकेशन ऑफ काम, तो जो नीचे की तरफ सबसे लेफ्ट साइड में रहे उसी को ओरिजिन बनाया थे, फटाफट लोकेशन वगैरह लिख लेंगे आप। तो अपने तरीके से आप 3 वाले से बताएंगे। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट पोजीशन ऑफ काम, काम पोजीशन बताइए। कहाँ से? फ्रॉम 3 kg ब्लॉक, 3 kg वाले ब्लॉक। सोल्यूशन देखिए। ये 3 kg, ये 5 kg है, ऊपर वर्टेक्स पर 2 kg रखा है। और यहीं से बताना कि इसको ओरिजिन बोलिए। ओरिजिन मतलब मन में समझने के लिए इसको बना दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, और इसको ऊपर कर दे रहे हैं, ये वाई एक्सिस है। अब देख रहे होंगे ये ओरिजिन हो गया। ऐसे मन में एक्स वाई एक्सिस बना लीजिए, मन करे तो ना मन करे तभी लिख लेंगे आप। ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। एक्स एक्सिस 2 मीटर चला, वाई एक्सिस बिल्कुल नहीं चला, एक्स एक्सिस पे एक पड़ा है। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ठीक आधी वाली, ठीक ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर पूरा थी, ये 1 मीटर है 1। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डॉटेड हो जाएगा, जैसे ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड आपके लिए 2 मीटर है, तो ये डॉटेड वाला लिख देंगे 2 sin 60। 2 sin 60 समझते होंगे। 2 sin 60 मतलब sin 60 बराबर √3/2, 2 कैंसिल, यानी √3। यानी वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा टेक्निकल था। लोकेशन कैसे लिखते हैं? पहले हॉरिजॉन्टल देखिए कितना चले, फिर वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कितना चले? एकदम मिड में 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चलते, यहाँ तक 1 मीटर, एक्स की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ से ठीक ऊपर टॉप पे कितना जा रहे हैं? टॉप पे तो ज्योमेट्रिक्स निकाल लीजिए। ये साइड 2 मीटर है, ये एंगल 60, इक्विलेटरल में सब एंगल 60 एंगल्स लगा हुआ कास होता है, ये वाला 2 cos 60, या आप यहीं से निकाल लीजिए, कह दीजिए ये साइड 2 है, ये हो जाएगा 2 cos 60। और 2 cos 60 मतलब समझते हैं आप, ये भी देख लीजिए, भी 2 cos 60, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो 2 into हाफ यानी 1 हो गया, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2 sin 60। ये और अच्छा हो गया। आप जो सीधे कह रहे थे भाई 2 मीटर यहाँ तक, मीटर तक 1 मीटर, उसको हमने फार्मूले से निकालिए, 2 cos 60 ये, 2 sin 60 ये। पहले ये सॉल्व कर लीजिए, 1 आया, ये सॉल्व करेंगे √3 आ लीजिए ऊपर। अब x कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या ट्रिक है? मास x, अगले मास अगले की x, मास और x कोऑर्डिनेट प्लस मास और x कोऑर्डिनेट 10 हुआ, मास और x कोऑर्डिनेट 2 हुआ, बाई सारी दुनिया नीचे, माने टोटल मास 2 kg प्लस 3 kg प्लस 5 kg, ये आ गया 12/10, 12/10 यानी 1.2 कहिए या 6/5 कह दीजिए। वाई सेंटर ऑफ मास बताइए, वाई सेंटर ऑफ मास, मास और वाई कोऑर्डिनेट,
मास और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हुआ, मास और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हुआ, मास और वाई कोऑर्डिनेट 2√3 बाई सारी दुनिया नीचे 10। एक बार तो किए है ना 2 + 3 + 5 10 तो आया है, ये 2 से कैंसिल हो गया, √3/5। तो काम की पोजीशन क्या हो गई, लिखने की स्टाइल क्या है, पहले यक्सीएम फिर कामा करके फिर वाईसीएम। यक्सीएम देख ही रहे हैं खुली आंखों से और वाईसीएम के सामने ही है √3/5। ये आपका प्रॉपर आंसर। धीरे धीरे डर खत्म हो रहे हैं सेंटर ऑफ मास से। अभी बहुत हाई फाई क्वेश्चन बचे हैं, वर्मा जी की बुक के हैं, जिसमें वर्मा जी और DS माथुर जी दोनों की फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, दोनों परम मित्र हैं, दोनों लोग, दोनों प्रोफेसर साहब हैं, नाव में बैठ कर यात्रा कर रहे हैं। वर्मा जी का 60 kg वेट है और DS माथुर जी का 80 kg, और दोनों नाव के एकदम टर्मिनल पर किनारे किनारे पर है। किसी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपस में समझने के लिए चल करके नाव के मिड में आते हैं, एक लोग 60 एक लोग 80 के, नाव के मिड में आते हैं। तो बताइए, बोट तो रिवर में तैर रही है, वहां पे एकदम स्टेशनरी बोट में एकदम शांत जल में से खड़ी हुई है, तो दोनों लोग जब मिड में आएंगे तो बोट किस तरफ चलेगी, लेफ्ट साइड राइट साइड, टुवर्ड्स 80 kg पर्सन टुवर्ड्स 60 kg पर्सन। ये सब अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन, मजेदार सवाल है, बहुत हाई फाई लेवल। कोई बम है, वो 3 पीस में 3 फ्रेगमेंट में क्रैक होता है, एक्सप्लोड करता है, एक पार्ट की वेलोसिटी 20 है, दूसरे की 30 है, मास भी दिया गया है। बताइए जो तीसरा वाला फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और किस तरफ जाएगा। गजब गजब के सवाल, अभी लगाएंगे धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। लीजिए, एक IIT का 2016 में पूछा गया IIT की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इतना मजेदार सवाल, और हम लोग तो जरूर इसको लगाएंगे। ये देखिए भाई, हम चेहरा बना रहे हैं कार्टून वाला, आप लोग भी बनाइए। ये आंखें, ये नाकें नहीं, केवल नाक है, नोज एक ही होती है, आंखें दो हैं, दो आंख, ये नाक नोज है, और एकदम शुद्ध सपाट आराम आराम से बना रहे हैं। ये माउथ, हम कैसे बना रहे हैं, चाक से, आप लोग कैसे बना रहे हैं, पेन से, यानी इंक से बना रहे हैं, स्याही से। तो सीधी सी बात देखिए, कितना बारीक क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, सादा पेपर हो और लिखा हुआ पेपर हो, तो बताइए किसका मास ज्यादा होगा। आप लोग समझदार हैं, इतना बारीक तो सोच ही लेते हैं, लिखे हुए पेपर का मास ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर स्याही भी तो आ गई, स्याही भी चिपक गई है, इंक के मालिक्यूल भी आ गए। तो वही चीज है, पेपर पर ये आर्ट बनाया गया। अब आपसे कहा जा रहा है जो इंक यूज हुआ है बनाने में, हम कहेंगे तो चाक यूज हुआ है, इसका मास यम है, आंख बनाने में यम, आंख बनाने में यम, नोज बनाने में यम, माउथ बनाने में यम मास। अब बाहर का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, ये जो शक्ल बनी है, इसको बनाने में 6m मास की इंक खर्च हुई, स्याही लग रही, यम यम यम, बाहर वाले का 6m। ये बाई आंख है, लेफ्ट आई, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन, तो यहां पर हल्का सा एक्सिस भी बना दिया गया था, एक्सिस भी एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन दिखाया गया था, तो वही हम भी बना दे रहे हैं, हमें क्या, ये आपके लिए वाई एक्सिस। तो इस लेफ्ट आई की लोकेशन क्या है, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो -a काम आई, इसकी a काम आई, नोज की एग्जैक्ट 0 0, क्योंकि ओरिजिन पड़ रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नीचे पड़ रहा है वाई एक्सिस पर, 0, -a, और पूरा जो बाहर वाला शक्ल है उसका 0, 0, उसका फिक्स सेंटर पर। तो आपको बताना है, जो इंक से फिगर बना है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अकॉर्डिंग एज फिगर, if position of calm of लेफ्ट इनर सर्किल, अंदर वाले 2 सर्किल है, जिसमें से लेफ्ट वाले इनर सर्किल, कामा राइट इनर सर्किल,
ऐसे लिखा गया था खूब लंबा चौड़ा 4-5 लाइन। सर्किल कामा, इसको नोज नहीं लिखा गया था, नोज तो हम बोल दिए, इसको बोला गया था वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, पड़ी रेखा। सर्किल कामा वर्टिकल लाइन कामा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या बाहर वाला, बाहर वाला बड़ा वाला सर्किल, एंड आउटर मोस्ट बिगर सर्किल बी। अब देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो लिखे लेकिन कहीं कोट नहीं किया, अभी तक नाम ही गिन रहे थे, नाम गिना रहे थे, अब लिखने चल रहे हैं बी। पहले लेफ्ट आई का, लेफ्ट आई का कहाँ है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पड़ रहा है और ए डिस्टेंस पर है, तो पीछे की तरफ आ गए -a कामा ए, इसका कामा ए फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, नोज का वर्टिकल लाइन का एकदम ओरिजिन पड़ गया 0 कामा ए। नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको माउथ बोल दिया गलती से, ये नीचे पड़ रहा है और ए डिस्टेंस पर ही है, तो 0 कामा माइनस एंड बाहर वाले का फिर से 0 रिस्पेक्टिवली, सबका अपना अपना हो गया। देखिए लोकेशन देख करके वैसे भी समझ में आ गया, एक एक लाइन पढ़ करके मिलाना नहीं, अंदाजी जैसे इसका ए है तो इसका इधर पड़ रहा है तो -a कामा ए, ये तो वहीं पड़ गया 0 0, नीचे पड़ रहा है तो 0 कामा माइनस ए, पूरा वाले सेंटर अपना से अपना सेंटर माने फिर 0 0, सब सही तो लिखा गया है। respectively, then position of calm of figure made by ink होगा, और कितने मास की इंक खर्च हुई है अंदर वाले फिगर बनाने में एम, बाहर वाला जो आउटर मोस्ट बिगर सर्किल है 6 एम। ऑप्शन देखिए कैसे दिया गया था, a/10 कामा a/10 कामा 0, दूसरा ऑप्शन -a/10 कामा a/10 कामा 0, जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही क्योंकि एक्स वाई में सब डाटा दिया गया है, तो एक्स वाई निकालना ही है। a/10 कामा -a/10 कामा 0, चौथा अगर इनमें से नहीं मैच करता है तो डी वाला ऑप्शन क्लिक करिएगा, रन आप दीजिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए एक्ससीएम निकालिए, एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्ससीएम एक लाइन निकालिए, मास और पहले वाला, इसका मास एम है, अच्छा अंदर वाले का मास एम है, इसी में पहले वाला तो -m हुआ, -m, मास उसका भी एम है, एक्स वाला ए है, +m +m प्लस एम इंटू 0 0 हुआ, चार्ट तो ऐसे लिखिए एम इंटू 0, ये भी 0 हुआ, बाहर वाले का 6m है लेकिन 0 है, ये भी 0 है, नीचे टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस m, चार्ट हो बाहर वाले 6m, क्या आया एम ए और एम ए कैंसिल, इसका मतलब एक्ससीएम आपके लिए 0/10m हुआ, 0 ये भाई कोई ऑप्शन नहीं मैच करे क्योंकि एक्स वाले में सब तो दिया गया ना, आप दी जा गया, लेकिन वाई निकालिए जरा क्लियर कट आंसर आ जाए। वाई सी निकालिए, वाई सी निकालिए, कितने आसानी से देखिए आईटी क्वेश्चन लग रहा है, मास वाई वाला एम ए हुआ, मास वाई वाला इसका भी +m ए हुआ, मास वाई वाला ये 0 हो गया, वाई वाला वाई मतलब कामा के बाद वाला, मास और वाई वाला -m ए हुआ, मास और वाई वाला 6m है लेकिन 0 उसका तो 0 हुआ, बाई टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस 6m,
एक एम ए का एम से निपटारा हुआ, क्या आ गया YCM, एम ए और नीचे डिनोमिनेटर में 10 एम है, एम का निपटारा, YCM आ गया आपके लिए A/10। और ZCM तो फ्री फंड की बात है, क्योंकि जेड वाला डाटा किसी में नहीं, तो 0 0 है, ZCM भी 0, आल्सो फ्री में मिल गया ZCM 0। नाउ काम क्या होगा, आंसर बताइए, आंसर लिख तो दीजिए साफ साफ, बाकी आंसर डी तो पहले ही क्लियर है, XCM YCM A/10 और ZCM 0, यानी आंसर डी इज करेक्ट। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार मार्वलस थी। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो टेक्निकल प्रॉब्लम आप देखे हैं, ये बड़े प्रॉब्लम में थे, ये मेगा प्रॉब्लम, फोबिया जनरेट करते थे, डर लगता था सेंटर ऑफ मास से। धीरे धीरे भय हम लोगों का दूर हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रयास करेंगे टोटल होल सोल बचा हुआ जितना पोर्शन है सेंटर ऑफ मास का, पूरा लेक्चर में आ जाए। तो आज की लेक्चर यहीं तक, बातें पूरी हुई, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।